नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 गौशाला, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कहानी है। गौशाला कहानी में हम पढ़ेंगे कि वृद्ध, बूढ़े, लाचार और जिन लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए साधन नहीं है, ऐसे साधनहीन व्यक्तियों की बुढ़ापे में कोई सहायता नहीं करता, उनको कोई भी आश्रय नहीं देता। लेकिन समाज में नाम कमाने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए लोग गौशाला में दान दक्षिणा देते रहते हैं, लेकिन बूढ़े, अभावग्रस्त किसान की कोई भी सहायता नहीं करता। तो जब हमने पढ़ा था कि लेखक जो है अपनी बात बता रहे हैं कि रिमझिम बारिश हो रही थी, तो ऐसी बारिश में स्कूल जाना नहीं था और हमें मास्टर जी की छड़ी से मार नहीं पड़नी थी। इस बात से खुश होता हुआ मैं बहुत खुश हो रहा था और मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि मैं आज तो जाकर खूब नहाऊंगा, नाचूंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में ही सो जाऊंगा। लेकिन उस वर्षा में लेखक ने देखा कि गांव के रामफल काका, जो कि उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, वह सिर पर छाता ओढ़े हुए, और छाता थोड़ा हो लेकिन ज़्यादातर वो भीग ही रहे थे, वो बढ़े जा रहे थे उनके पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका जो है वो अक्कल नाम के व्यक्ति के पास जा रहे थे। अक्कल एक गरीब मजदूर था जो कि हरफन मौला था। हरफन मौला होता है बेटे जो सब काम करना जानता है, जिसको जो काम दे दिया जाए वो उस काम को कर लेता था। तो उसने उस रामफल काका ने अक्कल से कहा, जरा चलो तो सही, हमारी रसोई घर का जी छत जो है वो टूट गई है और उसकी वजह से बारिश का पानी सारा अंदर भर गया है। पानी अंदर भरने के कारण रसोई में खाना नहीं बना है और मेरे बच्चे जो हैं भूख से तड़प रहे हैं। तो अक्कल ने उसे कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आपकी रसोई ठीक करने के लिए आ जाऊंगा। तो अक्कल रामफल काका का काम हर प्राय ही कर देता था, मतलब हर बहुत बार वो रामफल काका का काम करता था, किंतु उससे सबसे ज़्यादा काम की इस बात की चिढ़ थी कि कंजूसी में तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं, जब बारिश नहीं होती, उन दिनों में तो ये अपने घरों की मुरम्मत नहीं करवाते हैं, लेकिन जब आफत सिर पे आ जाती है, जब बरसात सिर पे आ जाती है, तो ये हमेरी जान खाने के लिए आ जाते हैं। जैसे गरीब का शरीर जो है वो शरीर नहीं है, गरीब को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अक्कल को सर्दी लग गई थी और सर्दी के कारण वो बार बार खांसता रहता था। ये बात तो उसके पड़ोसी भी अच्छे से जानते थे क्योंकि वो खांसता ही रहता था। किंतु रामफल काका ने अपने पूरे साम दाम दंड भेद लगा दिए और अक्कल को मजबूर होकर उसके साथ रसोई घर की छत ठीक करने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ा। अक्कल जो था वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा किसान था, हट्टा कट्टा मजदूर था, जिसकी जिस भी खेत में पहुंच जाए, उस खेत में जितना भी छोटे से छोटा भी खरपात हो, जैसे घास फूस एक्स्ट्रा जो उग जाती है अनाज के साथ साथ, तो वो उसकी कुदाली से बिल्कुल उसको साफ कर देता था। और उसके जो जितना महीन, जितना बारीक वो हल जोतता था, उतना तो कोई और भी हलवाहा नहीं जोत पाता था। इतनी बारीकी से वो हल को जोतता था, मतलब बिल्कुल बारीक मिट्टी कर देता था वो खेतों की। घर बनाने में तो बिल्कुल उस्ताद, उसका कोई सानी नहीं था, वो बिल्कुल बहुत टैलेंटेड था घर बनाने में। गांव में जितने भी अच्छे मकान बने थे, चाहे उनकी दीवार हो, चाहे उनकी छत हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब अक्कल के कुशल हाथों का, टैलेंटेड हैंड्स का ही काम था। रामफल काका का बंगला, शानदार बंगला जो था, वो भी अक्कल ने ही बनाया था। अक्कल को इन सब बातों का बहुत अधिक ज्ञान था और इन्हीं गुणों के चलते हुए अक्कल जो है मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदीद पाता था। लोग उसकी खुशामद करते रहते थे, बहुत बढ़िया तरीके से उससे बात करते थे और कोई चाहता था कि अक्कल जो है वो उनका काम कर दे। अक्कल के दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटों का लालन पोषण तो उसने अपनी औकात से भी ज़्यादा किया था, जितने उसका सामर्थ्य नहीं था उससे अधिक सामर्थ्य से उसने अपने बच्चों का लालन पोषण किया था। और बेटी को तो इतनी शान से रखता था कि गांव की अन्य बेटियां, अन्य औरतें जो थी, उनसे मन ही मन चिढ़ती थी।
अक्कल की उदारता की चर्चा, अक्कल कितना उदार था, कितना दयालु था, उसकी चर्चा तो होती रहती थी। गांव में कभी भी कोई साधु संत आता तो अक्कल उनकी सेवा किए बिना नहीं रहता। मतलब अक्कल उनकी खूब सेवा किया करता था। वह काम करने में सक्षम था, इतना कैपेबल था कि हर काम कर लेता था। उसकी आमदनी जो है वो साधारण मजदूरों से ज़्यादा थी। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां। इनसे भी उसे काफ़ी पैसे मिल जाते थे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। मैं अब शहरी जीव हूँ, कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है या रंगीन कूंची। अब लेखक जो है वो शहरों में रहने वाला हो गया, शहरी जीव हो गया, शहर में ही रहते थे। लेकिन कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए वह गांव में ही चले आते थे। एक दिन वह अपने दरवाजे पर बैठे हुए एक फॉरेन मैगजीन पढ़ रहे थे और एक छोटी सी स्टोरी वो पढ़ रहे थे। उस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हुए वो सोच रहे थे कि ये विदेशी कलाकार भी कितने टैलेंटेड हैं, कितने लाइवली वो अपने स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि लगता है कि किसी ने सामने ही चित्र बना दिए हुए हैं। सलाम बबुआ। आंखें न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था, कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। और इसी तरह से कोई आया और उसे कहता है, सलाम बबुआ। लेखक ने आंखें नहीं उठाई, वो पढ़ने में बिजी थे और कुछ बिजी होने का नाटक भी कर रहे थे, कुछ उपेक्षा भी थी, कुछ निग्लेक्ट भी कर रहे थे, कुछ इग्नोर भी मार रहे थे, क्योंकि दिन भर देहात के लोग, गांव के लोग जो हैं वो उनको परेशान करते ही रहते थे। फिर वही आवाज़। मैंने आंख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिख पड़ा। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। फिर वही आवाज़ हुई, सलाम बबुआ। तो लेखक ने अब आंखें उठाई, आंख उठाकर देखा। उसने देखा कि एक लाठी और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर जैसा झुका हुआ एक आदमी था। चेहरे पर गौर किया तो उसने जो चेहरे को जोर गौर से देखा तो उसके काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों की उस दाढ़ी ने ठूंठ बना दिया था और उसमें वो बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। और उसकी गर्दन भी लगातार हिल रही थी। गर्दन एक जगह नहीं टिक रही थी, बार बार हिलती हुलती रह रही थी। मैं बबुआ अक्कल। अब उसने अपना परिचय दिया कि मैं अक्कल हूँ। मैं चौंक पड़ा। क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही ससुराल चल दी। बेटी तो पराई होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धंधा उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह इतना संग्रह कर पाता कि बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था। लेखक अब चौंक पड़ा। अरे अक्कल, क्या ये वही अक्कल है और ये आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया आज वही बेघर बार घूम रहा है। उसका एक बच्चा मर गया, बेटी शादी होते ही ससुराल चलेगी। अब बेटियां तो होती ही पराई हैं, उसका भी क्या कसूर है। और उसकी प्यारी पत्नी बुधनी, वो भी अब मर गई थी। कोई काम धंधा उससे अब होता नहीं था, इसलिए और ना ही उसने अपने जवानी के दिनों में इतनी कमाई की थी कि कुछ बचा पाता, कुछ जोड़ पाता और बुरे दिनों को सुख चैन से काट लेता। सिवाय अब उसके पास भीख मांगने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। बबुआ तुम ही इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। और भीख भी क्या रोज रोज थोड़ा ना मिलती है।
और भूख प्यास का मारा अक्कल जो है वो अब हड्डियों का ढांचा बन गया है। और अक्कल ने उसे बताया कि मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया हूँ, एक गुजारिश करने आया हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, और तुम ही इंसाफ करो, तुम ही अब न्याय करो, नहीं तो रामफल काका के अगेंस्ट के मतलब विरुद्ध अब कौन मुंह खोल सकता है। अक्कल ने कथा सुनाई, अक्कल ने पूरी कहानी सुना दी। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने पूरी शक्ति के साथ रामफल काका की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही परतें जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है। लेकिन अक्कल ने पूरी स्टोरी सुना दी कि किस तरह जिंदगी जब वो जवान था तो उस समय उसने अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत से रामफल बाबू के यहाँ मजदूरी की, उनके खेतों की परतों को इतना मतलब इतने अच्छे से उनके खेतों में बिजाई की, इतने अच्छे से उनके खेतों में हल जोते कि वो उनके खेतों को हरा भरा बनाता रहा। किस तरह उसने उनके पशुओं की देखभाल की, उनको और बढ़ोतरी में सहारा दिया, किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिनके पड़ोस के बड़े लोग भी ईर्ष्या करते थे। लेकिन आज की बात देखो तो अक्कल का क्या हाल है। लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में, लेकिन इन बातों का क्या, ये बातें तो बेकार हैं। अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिनों ना घर ना कपड़ा, रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। लेकिन ये सब बातें तो बेकार की हैं। अब सबसे बड़ी बात तो है अक्कल के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जाड़े के दिन, सर्दी के दिन है, ना घर है ना कपड़ा है, और रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा सा घूर लगता है, बड़ा सा कचरे का ढेर सा लगता है। और बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगने के बाद रात में उनकी पुआल में घुस जाता है। पुआल होता है बच्चों, अनाज के बाद जो उसकी अनाज के दाने निकालने के बाद जो बच जाता है फूस, उसे कहा जाता है पुआल, और उसी के ढेर लगा दिया जाता है। तो अक्कल उसी ढेर में जाकर घुसकर सो जाता था, और जब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती तो बाहर निकलकर उस घूरे में वो आग लगाता और वहीं पर तापता रहता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से भी निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर उस घूरे को खत्म कर देता था। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। अब अक्कल उसे पूछता है कि बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की है, मैंने रामफल बाबू की पूरी जिंदगी सेवा की है, और इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार तो देने से रहे, मुझे ना तो खाना पीना दे सकते हैं, ना कपड़ा लत्ता और ना ही घर द्वार, तो क्या मैं घूरे की आग से भी मतलब मुझे वंचित किया जाना चाहिए? ये थी उसकी दलील, ये उसका कहना था। मैं क्या जवाब देता? अब लेखक इतना सुनकर स्टंट हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, बिल्कुल हैरान हो गया। अब जवाब क्या देता? लेकिन लेखक के सामने मतलब बचपन का वो दृश्य नाच उठा जब रामफल काका उसके अक्कल के द्वार पर आकर उसे लेने के लिए आए थे, और आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहिए। उसकी अक्कल की स्थिति ने उसे इतना ज़्यादा अंदर से झकझोर दिया कि उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला ने मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। शहर में गौशाला का उत्सव था। शहर में गौशाला का उत्सव था, मेला था। गौशाला होता है बच्चों जहाँ पर गायों को रखा जाता है, वो होती है गौशाला, आपको पता ही होगा। तो लेखक उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर वापस जा रहा था, और लेखक को बड़ी खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में उसके गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला को दान दिया था, और गौशाला के मंत्री ने, गौशाला का जो केयर टेकर था, उसने उसका उल्लेख किया था। गौशाला
बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना चाहिए भी। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। गौशाला जहाँ पर बूढ़ी अपाहिज गायों और बैलों की रक्षा के लिए उन्हें वहाँ पर रखा जाता है, और ये कितना सुंदर प्रबंध है, कितनी बढ़िया उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। भला जिन गायों ने हमें ज़िंदगी भर दूध दिया, बछड़े दिए, और जिन बैलों ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी खेतों को जोता, उनके बुढ़ापे का तो प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला जो है वो मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक है। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। ये तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल। यूं ही साइकिल को सरसराता हुआ लेखक सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके हुए एक आदमी की सूरत उसे दिखाई पड़ी। यह तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल। गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ कहीं मांग मांग कर खाऊंगा। और राम नाम लेते, मतलब आगे उसने अपनी बात को पूरा नहीं किया और इतना सा बोलकर वो चुप हो गया। लेखक ऐसे ही साइकिल को सरसराता हुआ चला जा रहा था। ये सब बातें उसके दिमाग में पड़ रही थी, तो उसे रास्ते में झुके हुए आदमी की सी सूरत दिखाई, झुका हुआ चलता जा रहा एक आदमी दिखाई दिया। ये तो अक्कल है, कहाँ चले अक्कल, उसने पूछा। तो उसने अक्कल ने बताया कि अब गांव में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहीं और जाऊंगा और वहां मांग मांग कर खाऊंगा। राम का नाम लेते लेते उसने बात को रोक दिया, उसने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, कहाँ, जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, वहीं जाएगा जहाँ उसे अपने पेट को भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज और शरीर के लिए 3 हाथ की ज़मीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए। अब लेखक अपने मन में विचार कर रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि देखो कैसा मनुष्य है, उसने बूढ़े पशुओं के लिए तो गौशालाएं बनवा दी, लेकिन इन बूढ़े मनुष्यों का क्या, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके, फिर लेखक सोचता सोचता चुप हो गया। रामफल काका को देखो, उसने बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत दिखाई कि 2 गाड़ी पुआल वहाँ पर दान कर दी, लेकिन उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके, अब यहीं पर लेखक की वाणी सोच जो है वो समाप्त होगी। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। देखो कैसा न्याय है रामफल काका का कि जिस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी लगा दी रामफल काका की सेवा करने के लिए, उसके घर बार, उसके पशुधन के लिए, उसकी खेतीबाड़ी के लिए, आज वह मतलब बेघर हुआ जा रहा है और रामफल काका उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और उन बूढ़ी गायों के लिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई हैं और उनकी मोहब्बत के लिए 2 गाड़ी पुआल भी दी है। इस तरह की बातें सोचता हुआ लेखक बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहा है। देखो बच्चों, कितनी बुरी बात है ना। मतलब हमारे समाज में इस तरह से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहाँ पर मनुष्यों की कोई कदर नहीं है, मनुष्यों का कोई सहारा नहीं बनता है, और अक्कल की तरह ही उन्हें दर दर भटकने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता है, अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, और पेट को भरने के लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। ये थी हमारी आज की कहानी गौशाला। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।